सम्मानित मंच, उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, आज के दिन समाज से जुड़े हुए मुद्दों, समस्याओं के लिए जो ये प्रोग्राम रखा है, बहुत अच्छा दिन चुना गया है। आज के दिन बाबा साहब ने अपना धर्म परिवर्तन किया था। इस दिन के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपनी बात शुरू करने से पहले वैज्ञानिक सोच पैदा करने वाले तथागत बुद्ध, लॉर्ड मैकाले, बाबा साहेब, वीपी सिंह जी, बीपी मौर्य जी तथा अन्य महापुरुषों को इस अवसर पर कोटि कोटि नमन करते हुए दो तीन मुद्दों पर अपनी बात शुरू रखता हूँ। साथियों, पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कह दिया है। एक मुद्दा आया धर्म। धर्म से संबंधित इस समाज के लिए बौद्ध धर्म को सबसे अच्छा धर्म माना गया है। साथियों, मेरा ऐसा मानना है, मानव ने धर्म अपने लिए बनाया है, धर्म ने मानव को नहीं बनाया। और धर्म कोई सा भी हो, धर्म सारे बढ़िया हैं। जहाँ तक बौद्ध धर्म की बात है, बौद्ध धर्म बाबा साहब ने क्यों चुना? यूरोप से जॉन डेवी, लोकनाथा आदि महापुरुषों ने बौद्ध धर्म का लंका तक प्रसार क्यों किया? चाइना, वियतनाम तथा अन्य देशों में बौद्ध धर्म क्यों लोग ज़्यादा से ज़्यादा मानते हैं? बौद्ध धर्म का मानने का कारण है वैज्ञानिक सोच पैदा करना। जो आज हम यहाँ पर इस मंच पर बैठे हैं, मीडिया में अपनी बात कह रहे हैं, बिजली का भोग कर रहे हैं, गाड़ी का, मोबाइल, ये जितनी सुख सुविधाएं हैं, ये सब विज्ञान की दी हुई हैं। दूसरा सवाल आता है कि बौद्ध धर्म आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे भंतों को देखा है। भंते आते हैं, तीर्थशरण बताते हैं, पंचशील बताते हैं और उसके बाद ख़त्म कर देते हैं, उससे आगे नहीं बता पाते। बौद्ध धर्म क्यों मनाना चाहिए? बौद्ध धर्म की परिभाषा क्या है? बुद्ध अपने जीवन में क्या करते रहे? और जो पंचशील है उस पर ज़्यादा ध्यान हमारे लोग देते हैं, जबकि आज के वातावरण में पंचशील को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि किसी बात को जब आप डेली किसी बच्चे को रटा दोगे तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जरूर उसके माइंड में रहेगा। अगर कहीं उसे अपने बचाव में झूठ बोलना पड़ेगा तो उसको वो धर्म की बात याद आएगी, वो झूठ नहीं बोलेगा, बच नहीं पाएगा। साथियों, पंचशील के साथ मेरा ऐसा मानना है, छठा शील इसमें जोड़ करके बताना चाहिए, शरीराम रक्षम परमो धर्म है। शरीर की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म मानव का है। शरीर आपका हो या मेरा हो, शरीर नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ से रहेगा? ये सबसे, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात आई है हिंदू धर्म के बारे में।
देवी देवताओं के बारे में हमारे वीडियो साहब ने भी बताया, आपने भी बताया। मेरा ऐसा मानना है, देवी देवताओं को जो भगवान के रूप में हम मानते हैं, मेरा मानना है जो इंसान मानव योनि से पैदा हुआ है, उसने अपना परिवार बसाया है, सारी सुख सुविधाएं भोगी हैं, वो कैसे भगवान हो सकता है? तो मानव से जो पैदा हुआ इंसान है, मानव है, उसको कभी भगवान नहीं मानना चाहिए। और अगर उसको आप भगवान मान करके कोई मांगते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, तो वो आपकी सफल नहीं होगी, क्योंकि वो मर चुका है। उसका कोई उस प्राकृतिक जो शक्ति है, गॉड, GOD, गॉड, ग्लोबल ऑपरेटिंग डिवाइस, ग्लोबल ऑपरेटिंग डिवाइस, कोई ना कोई डिवाइस है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। तो वहां तक आज तक ना कोई पहुंचा है, ना किसी का लिंक रहा है। तो इसकी क्या श्योरिटी है कि आपकी बात को वो मरा हुआ, वो मरी हुई आत्मा, जिसे आत्मा बोलते हैं लोग, कि वहां तक पहुंचा देगी, आपकी प्रार्थना को सुना जाएगा। दूसरा, अगर यहाँ एक DM बैठा हुआ है अपनी कुर्सी पर, और उस कुर्सी पर वो जो DM है मानव है, मानव के ज़्यादा नहीं है, उस कुर्सी की रेस्पेक्ट है। अगर उस कुर्सी पे आप एक चपरासी को बैठा देंगे तो वास्तव में उस DM की कुर्सी का अपमान माना जाएगा। इसलिए जो प्राकृतिक शक्ति है, उसको अगर आप मानव को प्राकृतिक शक्ति मान लोगे तो अवश्य ही आप उस प्राकृतिक शक्ति का अपमान कर रहे हो। दूसरी बात, प्राकृतिक शक्ति तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आपको एजेंट का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। अगर उससे कुछ मांगना है तो सबसे बढ़िया तरीका है आप स्वयं उससे मान लिए। जितनी बात उनकी सुनेगा उतनी ही वो आपकी सुनेगा। और प्रकृति के नियमों को मानव किसी भी तरीके से, क्या उस पर फूल चढ़ा के, क्या मेवा करके, क्या संस्कृत भाषा का उपयोग करके, मंत्र बोल करके, किसी भी तरीके से उसके नियमों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और जब प्रकृति के नियमों को परिवर्तित मानव नहीं कर सकता है, तो इन सब चीज़ों का जो करते हैं, आडंबर रचाते हैं, कोई फायदा नहीं है। तो ये बातें समाज के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके मन में उतारनी होंगी, उन्हें समझाना होगा। खाली पंचशील तीर्थन करने से वो धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। धर्म क्या है? धर्म एक विचारधारा के सिवा कुछ नहीं है। और इसका फायदा क्या होता है? धर्म एक विचारधारा है, विचारधारा से आदमी जुड़ता है, और इसका कोई फायदा नहीं है धर्म का। केवल आदमी को संगठित करने के लिए इसको बनाया है। और सबसे बड़े अगर बौद्धिस्ट हैं तो जुडिशियरी के लोग सबसे बड़े बौद्धिस्ट होते हैं। आपको बड़ा ताज्जुब लगेगा कि ये कैसे? क्यों? बुद्धिज्म इज ए साइंस, बुद्धिज्म इज ए साइंस टू एग्जामिन द ट्रूथ ऑफ ए मैटर। बुद्ध सारी जिंदगी क्या करते रहे? सत्य की खोज करते रहे। और वही वकील क्या करते हैं? वो भी यही करते हैं, सत्य की तह तक पहुंचना जुडिशरी का काम है। तो ये तो बौद्ध धर्म की बात हुई साथियों। दूसरी बात आई, संगठित कैसे हों। बहुत सारे पूर्व वक्ता ने संगठन से संबंधित अपने विचार रखे। संगठन बहुत बने हुए इस समाज के, ओबीसी समाज के, और बनते आ रहे हैं और बिगड़ते रहे हैं, पर फिर भी क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? ऐसा मेरा मानना है, जो मेरा 1.5 साल का अनुभव है, कि आदमी ये संगठन क्यों नहीं चल पा रहे हैं। क्रेडिबिलिटी एंड ऑब्जेक्ट, जब हम कहीं संगठित होते हैं तो एक तो लोगों में क्रेडिबिलिटी लाना बहुत जरूरी है। दूसरा ऑब्जेक्ट, जब हम जैसे आज यहाँ हम एकत्र हुए तो हमारा उद्देश्य था समाज के
जो मुद्दे हैं उन्हें उठाया जाए। कोई खास मुद्दा भी हो सकता है। तो जितनी सभाएं होती हैं, कोई खास मुद्दा हम लोग रखते नहीं हैं। दूसरा, क्रेडिबिलिटी के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूं, काशीराम जी ने जब आंदोलन शुरू किया, लोगों को घर घर जाकर संगठित किया और लोगों को ये बात बताई कि तुम्हें सत्ता प्राप्त हो सकती है, आप लोग 85% हो। लोगों की बात समझ में आ गई, लोग जुड़ते चले गए और लोगों को जब जोड़ा, और लोग क्यों जुड़े, हर चीज के पीछे कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। काशीराम जी ने बताया, जब आप जुड़ोगे सत्ता आपके पास आएगी, तो आपके जो अधिकार हैं, जो आपके अधिकार नहीं मिल पाए हैं, वो आपको मिलेंगे, आपके काम होंगे, आपको सत्ता में भागीदारी मिलेगी, ऐसा काशीराम जी ने बताया। और जब ये कारवां बढ़ता गया, सत्ता आ गई, और सत्ता के बाद जब उसके बाद देखा कि भाई ये तो पहले से भी बेकार साबित हुई है, क्योंकि जैसे एक मुद्दा था प्रमोशन में रिजर्वेशन का मुद्दा, लोग प्रमोट हुए, डिमोट हो गए, कहाँ कमी रही? वो कमी कहाँ रही? वो कमी रही सत्ता में बैठे हुए जो मुख्यमंत्री मायावती जी की। क्यों? क्योंकि मायावती जी ने इस मुद्दे पर कोई अधिनियम नहीं बनाया, और जब ये प्रमोशन लोगों को दे दिया एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत, तो लोग हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में रिट डाल दी कि ये किस नियम के तहत प्रमोशन दिया गया। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ डिसीजन दिया। फिर कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट में भी वही बात आई। अंत में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया जनवरी 2013 में, और उसके बाद मायावती जी ने उसे होल्ड पे रखा कि भाई लोगों को रिवर्ट ना किया जाए, इलेक्शन आ रहा, 4-5 महीने रखा। उसके बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ, मुलायम सिंह जी आए, सपा की सरकार आई, उसने भी उस मुद्दे को 5-7 महीने होल्ड पर रखा, और उसके बाद जब लोगों ने कंटेम्प्ट वगैरह की धमकी दी या डाले, उसके बाद वो रिवर्सन हुआ। इसका कारण है कि अधिनियम आप अगर बना देते, बहुत सारे स्टेट में बना हुआ है, तो वो शायद ऐसा नहीं हो पाता। सेंट्रल गवर्नमेंट में नियम बना हुआ है SC/ST के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन, 2 या 3 स्टेप तक है, वो अलग बात है, पर है कम से कम। दूसरा मुद्दा मैं बताना चाहता हूं, MLC जब हमारी सत्ता आ गई, तो MLC में क्या करते हैं? पिक एंड चूज हुआ। MLC का चाहती तो सत्ता में आकर मायावती जी आरक्षण लागू कर सकती थी, और उसके 2 तरीके थे, या तो आरक्षण स्वीकार होता, और या वो फिर MLC वाला जो ये है, ये विधान परिषद, ये खत्म भी की जा सकती थी। तो दोनों में से एक काम हो जाता, खत्म हो जाता, जब भी फायदे में, और अगर आरक्षण लागू हो जाता तो भी फायदे में। तो इस तरह से तीसरा मुद्दा, हमारे पास हमारे ऊपर, बहुजनों के ऊपर एट्रोसिटी क्यों होती है? क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर में आपकी भागीदारी नहीं है। और भागीदारी कहाँ से मिलती है? मुख्यमंत्री पिक एंड चूज करके रखता है, जो वहाँ IAS बैठे हुए हैं, IAS लॉबी वहाँ उनकी पोस्टिंग देती है। दरोगा आपके नहीं हैं, अगर हैं तो गिने चुने हैं, DM आपके नहीं हैं, SSP आपके नहीं हैं, SDM आपके नहीं हैं। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जितनी पोस्ट है, एक आरक्षण का बिल ला करके जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होती, तो मैं समझता हूँ कि शायद एट्रोसिटी काफ़ी हद तक कम की जा सकती थी। 3 मुद्दे का ये मेरा अनुभव बताया हूँ, बाकी ऐसा कुछ किया नहीं। तो लोगों के मन में जो एक आशा जगी थी, जो क्रेडिबिलिटी बनी हुई थी, वो क्रेडिबिलिटी 0 पे आ गई। उन्होंने सोचा भाई सत्ता में आकर के भी क्या फायदा हुआ? जो रूटीन वर्क है वो तो हर आदमी करता है, हर अधिकारी करता है, हर मुख्यमंत्री करता है, तो फायदा क्या हुआ? ये अब लोगों के मन में एक डर पैदा
बना हुआ है कि किसको वोट दें। जो करता है, जिसको देते हैं, जिसको अपना मानते हैं, वो धोखा दे जाता है, वो पैसे के पीछे चला जाता है। इसलिए संगठन चल नहीं पा रहा है। उस संगठन को वहां तक बीएसपी को पहुंचाने में लोगों ने तन मन धन वोट, आपने देखे होंगे प्रोग्राम, पूरे मन से जुड़े और उन्हें फायदा कुछ नहीं हुआ। तीसरी बात आई 5 किलो अनाज वाली। जब आदमी जिंदा नहीं रहेगा तो क्या करेगा? आदमी को खाना खाने के लिए, मेरे भाई मुकेश जी ने ये बात रखी, क्यों लेना चाहता है 5 किलो अनाज या 10 किलो अनाज? जिस आदमी के पास रोजगार नहीं, शाम को चूल्हा नहीं जलता, तो वो क्या करे? अनाज तो कम से कम मिल रहा। मैंने ये चीज़ कब अनुभव की, मैंने जब कैंप लगाए सदस्य अभियान के, तो लाइन लगी बड़ी लंबी। ये मैं वो बता रहा हूँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जब लगी तो उसमें मोमडन्स भी थे, उसमें कुछ ब्राह्मण भी थे, और उसमें सभी जाति जो गरीब थे। और जब उन्हें लगा शायद कुछ बट रहा है, कोई नई चीज़ है, उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई क्या? मैंने कहा भाई सदस्यता अभियान है। कि अच्छा। उन्होंने मालूम है क्या कहा? उन्होंने कहा हम क्यों लें, हम तो वो मोदी जी और योगी जी को जानते हैं। मैं भी क्या बात है कि हमें अनाज तो मिल रहा है, हमारा चूल्हा तो जल जाता है, मकान भी मिल रहे हैं। हमने कहा भाई ये गूगल खोलो, ये एक्ट किसने बनाया? ये तो कांग्रेस ने बनाया। तो उन्होंने बड़ी खुशी से सदस्यता ली। ये तो एक बात। जब हम मार्केट में चलते हैं तब भी लोगों से पूछ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पढ़े लिखे समाज में जाकर के समस्या पूछें या उन्हीं से चर्चा करें। हमें उन लोगों से ऐसे ही खड़े हो गए 2-4 आदमी पूछ लेनी चाहिए भाई क्या समस्या क्या है, तब हमें हकीकत का पता चलेगा। हम सब्जी मंडी में गए तो लोगों से पूछे, तो ये बात जो मैं बता रहा हूँ 5 किलो अनाज वाली या 10 किलो अनाज जो कहते हैं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है उनके लिए, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग रिटायर हैं, पेंशन मिल रही है, सब कुछ हो रहा है। उन लोगों के लिए बहुत मुख्य भूमिका उनके जीवन में ये 5 किलो अनाज वाली निभा रही है। तीसरी बात आई है रोजगारी की। साथियों, धर्मवाद में धर्म किससे जुड़ा हुआ मैंने बताया। धर्म आदमी के लिए नहीं बना, आदमी ने धर्म को बनाया, और इसलिए धर्म को सेकंड श्रेणी में हमें रखना चाहिए, रोजगार को पहली श्रेणी में रखना चाहिए। जब इस तरह की बात आती है तो हम धर्म की बात करते हैं। जब अपने बेटे की शादी करते हैं तो हमें बहू सर्विस वाली चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए। जब बेटी के लिए चाहिए तो लड़का पढ़ा लिखा सर्विस वाला चाहिए। तो ये दोगलापन जो है ना, ये हमें ख़त्म करना पड़ेगा। इसलिए जब सब जगह रोजगार की कीमत है, रोजगार ही सर्वोपरि है, उसी को हमें प्रथम मुद्दा बना करके कोई ना कोई आंदोलन शुरू करना चाहिए ये रोजगार के मुद्दे पे। और इसके लिए हम लोग कर सकते हैं। अब हम उस लेवल तक बहुजन समाज पहुंच चुका है। ओबीसी को भी लगभग 30 साल हो गए हैं नौकरी में आकर के, जब से आरक्षण लागू हुआ है, और SC ST को तो काफ़ी दिन हो गए। अगर ये 10-10 हज़ार भी इकट्ठा करें तो मैं समझता हूँ ये अपना हवाई जहाज चला सकते हैं और दूसरी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। जैसे अभी दलित समाज के लिए डिक्की बहुत बढ़िया काम कर रही है। पिछले साल सेमिनार हुआ था इंटरनेशनल अंबेडकर भवन में, तो 2000 क्रीम आई थी बहुजन समाज की, IIT होल्डर, और जिन्होंने अपना रिसर्च करके प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए हैं। गवर्नमेंट भी मदद कर रही है। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उस चीज़ों को हम बताते नहीं हैं। मेरे साथी रास्ते में चर्चा हो रही थी, मैंने इनसे कहा भाई योगी जी ने स्कीम निकाल ली है। कुछ जिलों में ये स्कीम के पायलट प्रोग्राम के तौर पे, कौन सी है वो, नंदिनी गौशाला के नाम से, और उसमें यह दिया एक नंदिनी गौशाला में 25 गाय आदमी खरीदेगा, 62 लाख रुपए दिए जाएंगे, उसमें आधी सब्सिडी होगी, और जो आधे पैसे होंगे शेड्यूल कास्ट का आदमी उसमें भी 15% अपने पास से डालेगा, बाकी नेशनलाइज बैंक लोन देगी। तो कितना, 9 लाख का। तो ये स्कीम कहाँ जा रही है? ऐसी एक नहीं, बहुत सारी स्कीम जा रही है। इसका
कारण क्या है, क्यों नहीं समाज बढ़ पा? हम लोगों को बता नहीं पा रहे हैं। जो अनपढ़ है उन्हें पता नहीं चलता, जो एजुकेटेड है वो बताना नहीं चाहते। तीसरी बात, जहां तक जो समृद्ध लोग हैं, जिन्होंने नौकरी कर ली है, जिनके पास 2 पैसे आ गए हैं, भाई ने कहा कि लोगों की मदद कर दो, 2000, 4000, 10,000, समाज तैयार है और समाज करता भी है। पर उसके बाद क्या देखने को उसे मिलता है? आज इनको मैंने 5,000 रुपये दे दिए, 6 महीने में इनका काम तो हुआ नहीं। दोबारा ये जो है ना, जब मांगने की बात है, बजाय देने के झगड़ा शुरू हो जाता है। अगर ये वापस कर दे तो मैं दूसरे की भी मदद कर दूं। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम समाज में आ रही है। तो इसलिए क्रेडिबिलिटी जो है निचले तबके की खत्म होती जा रही है। चौथी बात है, जातिवाद कैसे समाप्त हो। साथियों, जातिवाद समाप्ति के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया। हमारे महापुरुषों ने, क्या लले जी हों, क्या डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा हों, क्या जगदेव प्रसाद कुशवाहा हों, क्या कर्पूरी ठाकुर हों, बाबा साहब तो मुख्य हैं, बुद्ध हों, कबीर हों, क्या है आपका रैदास हों, और बहुत सारे, मैं समझता हूँ, मैं सलाम करता हूँ उन अंग्रेज विद्वानों को जिन्होंने बहुत सारी कुरीतियों को एक्ट के माध्यम से समाप्त किया। बहुत सारे हैं और अंग्रेजों ने बड़ा विकास किया। उनमें से लॉर्ड मैकाले मैंने बताया, जिसने आईपीसी लिखी। आईपीसी अगर नहीं लिखते तो आप कैसे करते? मनुस्मृति के माध्यम से निर्णय लेते। तो आईपीसी लिखी, सीआरपीसी लिखी, शिक्षा नीति लागू की, तो बहुत सारे ये चीज़ हैं। तो इसमें जातिवाद समाप्त कैसे हो? अब हमें इसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर नहीं लेना चाहिए, जातिवादी इसे समाप्त करने के मुद्दे को। जातिवादी ऐसे रहने दो, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? वो ब्राह्मण है, वो ठाकुर है, तीसरा वर्ग वैश्य है, आपको शूद्र बोल दिया। शूद्र का मतलब मेरा मानना है श्रमिक, काम तो सब करते हैं। अब ये दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स की। सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स के बीच में जो आपका फासला है वो है, आप अपने को इंफीरियर मानना बंद कर दो, आप रिवर्स आइडियोलॉजी फॉलो करो। अब तक आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे थे, हम ख़त्म करेंगे। अगर आपने ये मुद्दा ख़त्म कर ये सोच लिया कि हम ख़त्म नहीं चाहिए, इसको उल्टी आवाज़ उठाई, तो मैं कह रहा हूँ कि जो अपर कास्ट है वो अपने आप ही अपने को उसे मान लेगी कि यार ये तो अब उल्टा मारने लगता, कोई ना कोई बेनिफिट है। क्यों? 2 फायदे हैं। एक तो वो ख़त्म हो जाएगा, इन्फीरियरिटी से आप सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स पैदा कर दोगे तो बराबर में पहुंच जाओगे। दूसरा फायदा ये होगा, जब आप जातिवाद समाप्त हो जाएगा तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब तो आप पढ़ा लिखा तबका हो गया, 85% की मांग उठ रही है। कल बिहार में उठी, उत्तर प्रदेश में उठी, राजस्थान में उठी, छत्तीसगढ़ में उठ रही है और तमिलनाडु में पहले से उठी हुई है। तो ये सब क्या है? इससे बौखलाए हुए हैं वो लोग। अपने आप उसे मुद्दा ही मत बनाओ, मुद्दा कहो भाई भागीदारी दो, हमें हर जगह भागीदारी दे दो। तो जाति समाप्ति को ज़्यादा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, हमें सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स की तरफ ध्यान दें। हम सुपीरियर हैं, हम काम करने वाले हैं। काम करने वाले हर आदमी को अच्छी निगाह से देखा जाता है, मान सम्मान के साथ देखा जाता है। एक बात आई, ये सारे मुद्दे किस पर आधारित हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर। आर्थिक उत्थान अगर आपका नहीं है तो भले ही आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण अगर होंगे, ब्राह्मण वर्ग का कोई मजदूर भी होगा, आप उसे मजदूर की हैसियत से ही देखेंगे। हमने देखा, हमारे यहाँ भी काम किया, बहुत सारे पूरब के लोग ब्राह्मण थे। अब बात आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, आर्थिक उत्थान। मेरा ऐसा मानना है जितनी समस्याएं सबकी जड़ अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अगर आप आर्थिक दृष्टि से मजबूत हैं, साधन संपन्न हैं, तो आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। आपको मान सम्मान की दृष्टि से देखेगा कि आप कहीं भी हो। तो हमें सारी चीज़ों को सेकंड श्रेणी में रख करके
फर्स्ट श्रेणी में हमें रोजगार को रखना है। रोजगार से ही आपका जो है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। आप सब बैठे हो, सब ने नौकरी करी है, अगर इन लोगों को नौकरी नहीं मिलती, हमें नहीं मिलती, तो हमारी कोठी बंगले नहीं होते, आज यहाँ मंच पे भी नहीं होते, अपना कहीं रोजी रोटी के लिए सुबह निकल गए होते। तो साथियों, हमें रोजगार पर ध्यान देना है। बहुत सारी स्कीमें, हमें उसको भी फायदा उठाना चाहिए, जितना मिल रहा है उसको तो उठाओ। तीसरी बात आई है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इम्प्लीमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जहाँ तक बात है, बड़ा अहम मुद्दा है। इसको लागू कौन करेगा? मेरा मानना है, मानना क्या, बहुत सारे जो है महापुरुषों ने कहा, समाज सुधारकों ने भी कहा कि पॉलिटिकल, कांसीराम जी ने कहा, बाबा साहब ने कहा, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की ऑफ ऑल लॉक्स। मेरा ऐसा मानना है कि ये भी 100% ठीक नहीं है। जैसा मैंने यूपी का उदाहरण दिया, असफल रहा। मान लियो शेड्यूल कास्ट का या ओबीसी का प्रधानमंत्री बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन, आप अपने मन से तो कोई एक्ट बना नहीं सकते, आपको कैबिनेट में लाना पड़ेगा, उसके बाद फिर लोकसभा में लाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर राज्यसभा में लाना पड़ेगा। उसमें तो बहुत सारे लोग होंगे, कोई माने को ना माने, आपको बहुमत उसमें दिखाना पड़ेगा। इसलिए पॉलिटिकल पावर से भी आपका नहीं हो सकता। इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ तक बात है, यहाँ पर आती है आदमी के अगर नैन ठीक है, नैन का मतलब नियत और नीति। जब नियत आपकी ठीक होगी तो नीति उसी हिसाब से बनेगी। आपके नियत और नीति दो, उसके लिए बनाने वाला आदमी अगर ठीक है तो इम्प्लीमेंटेशन होगा। हो क्या रहा है, आपकी और हमारी ओबीसी और या अल्पसंख्यक की लड़ाई क्या है? लड़ाई है ब्राह्मणवाद। पार्टी सारी बढ़िया है, धर्म सारे बढ़िया हैं, कमी कहाँ है? क्योंकि ये ब्राह्मण मनुवादी विचारधारा के लोग जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, वो आपका नुकसान कर रहे हैं। और वो क्या, ये मानव की, ये प्राकृतिक गुण है मानव का कि अगर मेरे पास कुछ है तो दूसरे को ना जाने दूं। अपने भाई नहीं, यार भाई को नहीं मिलना चाहिए। अगर भाई की बात है तो परिवार के या उसके क्या नाम है, अड़ोस पड़ोस के आदमी को नहीं मिलना चाहिए, जिले के आदमी को नहीं, पहले मुझे मिलना चाहिए, मेरे परिवार को मिलना। ये मानव प्रकृति है, एक प्राकृतिक गुण है ये मानव का। तो इसे आप खत्म नहीं सके। ब्राह्मण या मनुवादी कभी नहीं चाहेंगे कि उन्होंने जो कब्जा किया हुआ है संसाधनों पर, वो कभी उनसे अलग हो, वो कभी उसको छोड़ें। क्यों छोड़ेंगे? तो इसलिए उसके लिए एक अलग से आंदोलन जैसा शुरू हो गया। आप भाई सत्ता में भले ही रहो, भागीदारी हमें निश्चित करो। पहले जब इलेक्शन में आए, मैनिफेस्टो में उसे डालो और उनसे डिमांड करो, आप एफिडेविट दोगे, अगर ये चीज़ लागू नहीं होगी तो हम लोग आपका खिलाफ इस धारा में कोर्ट केस करेंगे। कुछ ना कुछ तो होगा, तो फर्क पड़ सकता है, आंदोलन करना पड़ेगा। तो साथियों, इन्हीं विचारों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सॉरी, हाँ तीसरी बात, शेड्यूल कास्ट के जो पॉलिटिशियन हैं, जो चुनकर जाते हैं आपके लोकसभा में, विधानसभा में, नीचे की बात तो खैर अभी इतनी नहीं है, पर जहाँ आपकी नीति बनती हैं, जहाँ आपके अधिनियम बनते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। मुझे लगा जब से ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला तो वास्तव में पॉलिटिकल रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रिजर्व सीट पे आज तक मुझे नहीं पता चला, काफ़ी जगह से जानकारी ली, रिजर्व सीट पे पॉलिटिकल पार्टी कैसे अपना कैंडिडेट खड़ा कर देती है, क्यों करना चाहिए, किस अधिनियम के तहत वो खड़ा करती है? क्योंकि जो कैंडिडेट है वो तो एजेंट का काम करता है, मेन तो प्रिंसिपल जो है वो पार्टी है, तो पार्टी तो रिजर्व है नहीं।
तो इस मुद्दे पे ये हमारे मन में आया, हम इसको टेक अप कर रहे हैं, कुछ काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं। हमने बाबा साहब की डिबेट भी पढ़ी है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की है, तो इस मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है, अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा होगा शेड्यूल कास्ट का, वो चुन के जाएं और अपना प्लेटफॉर्म वहाँ बनाएं, अपना लीडर तय करें और उसमें सत्ता में भागीदारी करें। तो आपको पार्टी की बीएसपी वगैरह की या एएसपी वगैरह की बनाने की क्या जरूरत है? अगर बीएसपी बनेगी एएसपी में, वो तो उन्हीं के हाथों में खेलेगी। तो साथियों, धन्यवाद। जय भीम।